जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण और शानदार सेशन में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स की, यानी 15 से लेकर और 21 सितंबर 2023 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लास सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए फ्रेंड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकती है। तो आप चीज़ों को लगातार ध्यान दे करके और कंसंट्रेशन बना करके ध्यान से ज़रूर पढ़ें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में डी आकार में निर्मित नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? नाम याद रखिएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यह सुरंग है कामेंग जिले में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और लंबाई इसकी 500 मीटर और ऊंचाई 5700 फीट है। ठीक है, याद रखिएगा लंबाई जो है इसकी वो 500 मीटर है, यानी आधे किलोमीटर की लंबाई है, और ऊंचाई इसकी 5700 फीट है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन से दो की पॉइंट निकल करके आते हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे और दूसरा रक्षा मंत्री के बारे में। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये चुन करके आते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में ही कुछ ही समय पहले एक सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश में आप एक बात याद रखिएगा, कुछ समय पहले पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के जल्दी राज्यपाल बनाए गए हैं केटी परनाइक। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का जो आधिकारिक क्षेत्र जो आता है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तहत आता है। तो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, वो संदीप मेहता हो जाएंगे। देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ना, वो भारत के 4 राज्यों का अधिकार क्षेत्र रखता है। यही कारण है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय को सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र वाला न्यायालय भी माना जाता है। जैसे इसके 4 राज्यों के नाम को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। नाम से क्या हो जाएगा? एन फॉर नागालैंड, और ए से असम, और ए से अरुणाचल प्रदेश, और एम से मिजोरम। तो नाम याद रखिएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, हालांकि ये तो यहाँ पर रिलेशन नहीं है। आप जानते हैं कि चीन के हांगझू में 19वां एशियाई खेल आयोजित हो रहा है, और आमतौर पर आप जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसको चीन अपना हिस्सा समझता है। तो यहाँ के 3 वुशु खिलाड़ी थे। इस एशियाई खेल में चीन के द्वारा इनको प्रतिबंध कर दिया गया है और उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। तो उसका यहाँ पर स्टैंड है कि अपने ही देश के नागरिकों को अपने ही देश में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत क्यों है। बस यही कारण है कि वो वीज़ा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के कारण अलर्ट जारी किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, केरल। ठीक है, केरल में अलर्ट जारी किया गया है और केरल के कोझिकोड में इस निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निपाह एक ये जेनेटिक बीमारी है और ये दूषित भोजन और संक्रमित जानवरों के माध्यम से फैलती है। WHO के द्वारा 1998 में पहली बार इंडोनेशिया में ये वायरस देखा गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं केरल की, और WHO के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी 7 अप्रैल को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। टेड्रोस एधानोम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। केरल के बारे में बात करें तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं SJ देसाई। ठीक है, केरल में एक योजना चर्चा में आई थी, 1 स्कूल 1 IAS योजना, नाम याद रखिएगा। और केरल में अभी हाल ही में जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन भी केरल में ही किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन के तहत प्लेटिनम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है और इसी को प्लेटिनम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। आप याद रखिएगा 2019 में ये गोल्ड कैटेगरी में हुआ करता था, लेकिन अभी इसको यहाँ से निकाल कर प्लेटिनम कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये ग्रीन रेलवे स्टेशन क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, पर्यावरण मानकों में सुधार तथा यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए जो स्टेशन प्रयास करते हैं या जो स्टेशन उन मानकों पर खरा उतरते हैं, उन्हीं को ग्रीन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
रेलवे के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा। रेलवे के जो वर्तमान मंत्री हैं वो अश्वनी वैष्णव हैं और जल्द ही रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और पहली महिला चेयरमैन बनी है जया वर्मा सिन्हा। और दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा भी की गई थी कुछ समय पहले। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस हफ्ते मिले हमको और सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उनको मेंशन किया हुआ है। तो क्लास थोड़ी लंबी सी हो सकती है, तो चीज़ों को थोड़े शॉर्ट वे में हम लोग लेकर के और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना होने पाए ये कोशिश करते हुए जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम याद रखिएगा, गोपाल बागले। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले उच्चायुक्त के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, एक हाई कमीशन होता है, एक एम्बेसडर होता है। ठीक है ना, तो जो हाई कमीशन जो होते हैं, उच्चायुक्त जो होते हैं वो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है ना उनमें हाई कमीशन कहा जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है क्या थोड़ा सा हमको? जो हाई कमीशन और जो एम्बेसडर होते हैं वो उस कंट्री में एम्बेसडर बोले जाते हैं जो कभी कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, और जो कंट्री कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं वहाँ पर उच्चायुक्त होते हैं, हाई कमीशन होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसी में भारत की ओर से जो प्रतिनिधि हैं ऑस्ट्रेलिया में वो गोपाल बागले बनाए गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ये दक्षिणी गोलार्ध में बसा हुआ एक देश है। राजधानी इसकी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ऑसिनटेक्स ऑस्ट्रेलिया से भारत का एक प्रसिद्ध युद्धाभ्यास है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में करंट अफेयर की यदि बात करें तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक हैरिस पार्क है जिसका नया नाम अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। और दूसरा फैक्ट ये है कि एक ऑस्ट्रेलिया में वॉइस टू पार्लियामेंट नामक एक जनमत संग्रह के आधार पर यहाँ पर कुछ आदिवासियों को और टोरस स्ट्रेट के लोगों को संविधान में आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा की गई है जनमत संग्रह के आधार पर। देखिए ये जो टोरस स्टेट है इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर न्यू पापुआ गिनी है और यहाँ पर नीचे तस्मानिया है। तो भारत और तस्मानिया के बीच में बास जल संधि पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी के बीच में टोरस स्टेट पाया जाता है। यहीं पर कुछ लोग हैं, इनको ये मान्यता वॉइस टू पार्लियामेंट जनमत संग्रह के आधार पर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वन वे में इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है कि कृषि आधारित पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। हालांकि इसकी अध्यक्षता नरेंद्र तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और कृषि संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। दुनिया भर के 59 देशों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ इसमें भाग लिए थे। ठीक है, अच्छा ये दिल्ली में एक बैठक की बात हो रही है तो एक बैठक आप और याद कर लीजिए। जो ब्रिटेन है तो भारत यूके आर्थिक वित्तीय जो बैठक का 12वां संस्करण था इसका आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया था। और इसी बैठक में एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया था। तो इस बात को नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पर बस 2 बातें याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी से ये आते हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो वीके सक्सेना है। हाल ही में विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा 14 सितंबर को। ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन संविधान सभा के द्वारा वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया था। तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी बात आप याद रखें। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन नेक्स्ट की सूची में हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को स्थान मिला है? नाम याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, ये भारत की वर्तमान में महिला कैप्टन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है। और इन्हीं को टाइम मैगजीन जो कि अमेरिकी पत्रिका है इनके जो नेक्स्ट की सूची है इसमें इनको स्थान मिला है। याद रखिएगा, इसी टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम 100 नामक एक सूची जारी की गई थी जो कि विश्व भर की शीर्ष कंपनियों की एक सूची थी। माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट को यहाँ पर, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला था। भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस थी जिसको यहाँ पर 64वां स्थान मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, चीज़ों को थोड़ा ज़रूर कंसंट्रेट करके आप सुने, क्योंकि बहुत मैं फास्ट चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विस्तार से चीज़ें डिस्कस नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि क्लास लंबी होने ना पाए, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबी क्लास क्या होता है ना, उबाऊ हो जाता है। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं होता है ना, पढ़ाई का मज़ा बिल्कुल नहीं है, और जो भी पढ़ेंगे माइंड में कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो वो बैठेगा नहीं और भूलता चला जाएगा। तो इसलिए बहुत देर तक ना पढ़ें, हाँ, जब तक पढ़ें तब तक इंटरेस्ट के साथ और ध्यान से पढ़ें, बस। आगे, हाल ही में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्राइट स्टार 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिस्र में, ठीक है ना। भारत की तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु सेनाओं सहित कुछ देश, 34 देश इसमें भाग लिए हुए थे, और इसका आयोजन 27 अगस्त से लेकर और 16 सितंबर के बीच में किया गया था। नाम याद रखिएगा, ब्राइट स्टार 2023, और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मिस्र में। मिस्र के बारे में जान लेते हैं। मिस्र ये एक अफ्रीकी कंट्री है, राजधानी इसकी काहिरा है, और मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इस साल जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, वहाँ पर भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। और इसी मिस्र में COP27 का आयोजन भी किया गया था। यहाँ की राजधानी, यहाँ का एक शहर है शर्म अल शेख, वहाँ पर। और मिस्र की जो मुद्रा है वो है पाउंड, नाम याद रखिएगा। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन इसका पुणे महाराष्ट्र में किया गया था, और 5वीं बार विजेता बन गया है महाराष्ट्र। उप विजेता कौन बना? कर्नाटक। तो वन लाइन फॉर्मेट में इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र ने यह खिताब जीत लिया है। नाम क्या था? तो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023, ठीक है। आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में, और 5वीं बार खिताब जीत लिया है महाराष्ट्र ने, उप विजेता कर्नाटक, यानी कर्नाटक को हराकर। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर एकनाथ शिंदे। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मुंबई को 7 टापुओं वाला नगर भी कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री मैंने बताया आपको एकनाथ शिंदे, और राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस हैं। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देवेंद्र उपाध्याय हैं, ठीक है। अभी जल्द ही मुंबई पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई थी, नाबालिग बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए। तो नाम याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन 22 से 24 सितंबर के बीच में किया जाएगा, और जो आयोजन है वो बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला सर्किट पर इसका आयोजन किया गया है, और पहली बार उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा। अब ग्रेटर नोएडा के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेटर नोएडा ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित शहर है। इसी ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस साल की शुरुआत में ही भारत जल सप्ताह की शुरुआत की गई थी। ग्रेटर नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर इसी ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था, और सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड ये ग्रेटर नोएडा में ही बन रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है इलाहाबाद। याद रखिएगा, इस शहर का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। यहाँ के मुख्य जो न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर हैं, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा। नंद बाबा दूध मिशन, यहाँ पर एक चर्चित योजना अभी हाल ही में खबरों में थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो नजमा अख्तर को दिया गया है। बस एक लाइन में इसको याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टिपिकली होते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं। कभी क्वेश्चन का लेवल एग्जामिनर को टफ बनाना पड़ता है, तो ऐसे ही कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो ऐसे उड़ते हुए एक लाइन में आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है ना। तो नाम याद रखिएगा, नजमा अख्तर, और इन्हीं को एजुकेशन सेक्टर में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। कारण क्या था? तो शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए इन्होंने अहम योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है 17 सितंबर 2023 को। याद रखिएगा, इस 17 सितंबर को PM मोदी का जन्मदिन है। एक बात मैं आपको हंसते हुए बता रहा हूँ, ये बहुत इत्तेफाक की बात है कि 17 सितंबर को PM मोदी का जन्मदिन है, और इसी दिन PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी की गई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी जन्मदिन 17 सितंबर को ही है। तो ये सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि 17 सितंबर एक ऐसा खास दिन है। चलिए आइए शुरू करते हैं। PM विश्वकर्मा योजना क्या है, इसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ लेते हैं। देखिए, ये एक तरह की योजना है जो कि देश के 18 तरह के
जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, वास्तुकार हैं, उनको इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। और इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 5% के न्यूनतम ब्याज दर पर 3 लाख तक का ऋण जो है इन शिल्पकारों को दिया जाएगा। ठीक है, इस 17 सितंबर से जुड़ी एक और क्वेश्चन मैंने आगे रखा है, वहाँ पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है? याद रखिएगा, केंद्रीय रेल मंत्रालय की ओर से। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को देखकर मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर स्वच्छता की बात की जा रही है, तो भारत में एक स्वच्छता मंत्रालय भी है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा ये रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आयोजन इसका 16 से 30 सितंबर तक किया जाना था, किंतु अब इसको 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है ना। वर्तमान में मैंने अभी आपको बताया रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव हैं और रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा बनी हैं। रेल इतिहास को जान लेते हैं एक बार, कई बार मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जानते हैं कि 1853 में भारत में पहली बार रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर लंबी ट्रेन चली थी, लंबाई तक ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, और दुनिया में भारत की रेल व्यवस्था को तीसरा स्थान दिया गया है। पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का। तो एशिया में दूसरा और पूरे विश्व में तीसरी रेल व्यवस्था भारत की रेल व्यवस्था है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे रेल को 18 जोन में विभक्त किया गया है। भारत का नवीनतम और 18वां रेलवे जोन कौन बना था? तो विशाखापट्टनम बना था। आगे, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया है? नाम याद रखिएगा, प्रवीणा अंजना को चुना गया है और ये 23 वर्ष की हैं, उदयपुर राजस्थान से आती हैं। ये क्वेश्चन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा था कि मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता को चुना गया था, ये कोटा राजस्थान से आती हैं। तो याद रखिएगा, मिस इंटरनेशनल इंडिया ये दूसरा इवेंट है और मिस इंडिया ये दूसरा इवेंट है। जो भी मिस इंडिया चुनी जाती हैं वो इस साल जो वैश्विक स्तर पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो मिस इंटरनेशनल इंडिया चुना गया है प्रवीणा को, ये एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नाम याद रखिएगा। हाल ही में इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन द्वारका दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन भी 17 सितंबर को ही किया गया था, जो पीएम मोदी का जन्मदिन भी है, मैंने अभी आपको बताया। और इसकी जो लागत है वो 5400 करोड़ रुपये है और देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन यहीं पर लगाई गई है, इसी यशोभूमि में। ठीक है ना। अब 17 सितंबर का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आगे के क्वेश्चन में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो एक तो जान लीजिए कि ये पीएम मोदी का जन्मदिन है और 17 सितंबर को ही नई संसद भवन के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण भी किया गया है। ठीक है, ठीक है ना। और इसी 17 सितंबर को आंध्र प्रदेश लिबरेशन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन पोलो के तहत आंध्र प्रदेश को 1948 में भारत का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में भारत का 42वां भारतीय स्थल किसे चुना गया है? तो नाम याद रखिएगा, होयसला मंदिर। ये कर्नाटक के बिठूर में पड़ता है और इस मंदिरों के उपनाम भी हैं हेलीबीडू मंदिर। ठीक है, 12वीं 13वीं सदी में यह होयसल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। शिव और विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। अच्छा, शिव और विष्णु के साथ साथ यहाँ पर कुछ जैन धर्म के चित्रकारी भी देखने के लिए मिलती है। तो ये 42वां भारतीय स्थल था। और 41वां स्थल अभी जल्द ही आपने देखा था कि सऊदी अरब में एक वैश्विक धरोहर यूनेस्को के द्वारा समिति की बैठक का आयोजन किया गया था सऊदी अरब में, और इसी के दौरान भारत का 41वां धरोहर स्थल चुना गया था शांति निकेतन को, जो कि कोलकाता में स्थित है। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान देकर याद कर लीजिए, 41वां शांति निकेतन है और 42वां क्या है? तो होयसला मंदिर है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी और यूनेस्को के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं औद्रे अजोले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम के लोक भवन में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, सरपंच संवाद, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रश्न ये है। ठीक है, तो असम के वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। ग्राम पंचायतों से बेहतर संवाद और जानकारी के आदान प्रदान के लिए
ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है असम में। जान लेते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल यहाँ के गुलाब चंद कटारिया है। असम उच्च न्यायालय स्थित है गुवाहाटी में, ठीक है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं संदीप मेहता। असम के बारे में 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, यहाँ की जो फील्ड डायरेक्टर बनाई गई हैं पहली, वो सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसी असम में कुछ समय पहले गज महोत्सव का आयोजन किया गया था। और असम के जब दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब गई थी, तो यहाँ पर इन्होंने एक क्या बोलता हूँ, क्या रिलेट करना चाहता था, हाँ देखिए, असम का एक सोनापुर जगह है, ठीक है ना। इसी सोनापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला CBG प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यहीं पर स्थापित किया गया है। हालांकि भारत का पहला CBG प्लांट ये संगरूर पंजाब में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और असम के जल्द ही चोकुआ चावल को GI टैग दिया गया है, जिसको मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? नाम याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। 24 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई है। और प्राथमिक तथा उच्च श्रेणी में इसको 1 से 10वीं तक के बच्चों को ये एक उचित नाश्ता उपलब्ध कराया जा सके, इस उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। एक बात और ख़ास है यहाँ पर, याद रखिएगा, कुछ ही समय पहले एकदम सेम नाम से एक योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही था कि स्कूल में बच्चों को एक स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता दिया जा सके, ठीक है। तेलंगाना के बारे में बस एक फैक्ट याद रखिएगा, भारत का 100% ODF प्लस राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए अत्याधुनिक कितने सुखोई Su-30 MKI विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है? तो भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। 12 विमान खरीदे जाएंगे HAL से, ठीक है। और यह बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। और नाम क्या होगा? सुखोई Su-30 MKI, ठीक है, जो कि 60% स्वदेशी आधार पर निर्मित किए गए हैं। और यह मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो कि हवा से ज़मीन तथा हवा से हवा में लड़ने में सक्षम होगा। हाल के बारे में जान लेते हैं। हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना इसकी 1940 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो हाल के बारे में याद रखिएगा। आगे, हाल ही में एयर इंडिया द्वारा कितने हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की गई है? देश के 16 हवाई अड्डों पर इसकी शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है? तो नाम याद रखिएगा, यह विशेष प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती इसमें की जाएगी और यात्रियों को बिना परेशानी के आसान व सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है। अब यहाँ पर उड्डयन मंत्रालय की ओर से ऐसा ही कुछ और प्रोजेक्ट शुरुआत की गई थी। जैसे अभी आपने देखा था कि DG यात्रा सेवा की शुरुआत जो वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा किया गया था। देश के 3 एयरपोर्ट पर, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट पर किया गया था। ये DG यात्रा सेवा क्या है? तो DG यात्रा सेवा को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो भी एयरपोर्ट पर जब हम जहाज़ से यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो एयरपोर्ट के बाहर कुछ डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित चेकिंग करवानी पड़ती है, जो कि बिल्कुल फिजिकली किया जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस DG यात्रा सेवा के माध्यम से उसको डिजिटली चेकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी और उसमें मतलब शुद्धता और प्यूरिटी भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी तथा समय भी बहुत कम लगेगा। तो इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, एक 2017 में उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से की गई थी। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यभार अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा देखा जा रहा है। एक बात और याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन सचिव अभी हाल ही में V वुअल नाम बने थे। नाम उनका था क्या? V वुअल नाम, ठीक है। हाल ही में देश में पहली बार ट्रांसजेंडरों के लिए अस्पताल में OPD सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना। OPD से हमारा तात्पर्य होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल्स में OPD और ICU ये सारी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, तो इनके बारे में मोटे तौर पर समझ लेते हैं। देखिए, OPD क्या होता है? OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। OPD यदि किसी बड़े अस्पताल में आप जाते हैं और आपको मालूम नहीं है कि किस विभाग में जाना है, तो सबसे पहले आप OPD में जाते हैं। उसके बाद वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो आपको अपने अस्पताल के
संबंधित डिपार्टमेंट में जिसकी आपको आवश्यकता है उसमें पहुंचा देते हैं। और ओपीडी से क्या होता है, ओपीडी एक ऐसा विभाग होता है, इसके तहत अगर आप दवा लेते हैं या अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है। ठीक है, 24 घंटे के भीतर ही आपको अस्पताल से मतलब रिलीज कर दिया जाता है। तो ओपीडी से हमारा तात्पर्य यही है। एक आईसीयू, बार बार हम सुनते हैं आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई, ठीक है ना। जब कोई बहुत सीरियस केस होती है तो कुछ डॉक्टरों का विशेष दल उस मरीज के लिए तत्पर किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आईसीयू के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर आईसीयू के बारे में एक धारणा है कि आईसीयू कोई एक मॉडल है जिसके तहत मरीजों को डाला जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आईसीयू बस एक शब्दावली है जो कि ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसजेंडरों की। तो ट्रांसजेंडरों को चिकित्सा की आसान सेवा उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से इस ओपीडी सेवा की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। आपने कुछ ही समय पहले पढ़ा था कि जो झारखंड सरकार है वो ट्रांसजेंडरों के लिए पेंशन की शुरुआत की थी तथा उनको ओबीसी का दर्जा देने के लिए एक योजना भी लॉन्च की थी। ठीक है, हालांकि ट्रांसजेंडरों को अब भारत सरकार इवन राज्य सरकारों के द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। कुछ ही समय पहले ये ओबीसी का जो दर्जा है ना, वो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हालांकि ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा पुराना है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम अब क्या रख दिया है, तो याद रखिएगा संसद, जो पुराना संसद भवन था उसका नाम अब रख दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, और इस भवन को छोड़ करके अभी आपने देखा था कि नया संसद भवन का उद्घाटन भी किया गया था। तो अब इस पुराने संसद भवन को क्या किया जाएगा, तो इसको अब पर्यटन के तौर पर एक पॉइंट रखा जा रहा है और इसका नया नाम अब संविधान सदन कर दिया गया है। ठीक है, नई संसद भवन के बारे में आप जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। इसमें लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 300 सीटों का प्रबंध किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं विमल पटेल। पुराने संसद भवन के बारे में बात करते हैं। देखिए, 1921 में ये बनना शुरू हुआ था और 1927 में बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, और एडविन लुटियंस के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें 144 बलुआ पत्थर के कंक्रीट पिलर लगे हुए हैं जो कि 27 फीट लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो पिलर्स की संख्या कई बार पूछ ली जाती है, 144 नाम याद रखिएगा। आगे, हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेट विश्व कप 2023 का गोल्डन टिकट किसको प्रदान कर दिया है, तो अभिनेता हैं रजनीकांत। और इन्हीं को जो 13वां विश्व कप 2023 जो कि भारत की मेज़बानी में आयोजित किया जाना है 5 अक्टूबर से, तो इसी के लिए एक गोल्डन टिकट ये बीसीसीआई के द्वारा अभिनेता रजनीकांत को दिया गया है। जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो देखिए, जो बीसीसीआई है और एक आईसीसी है। बीसीसीआई भारत स्तर पर जो है कि क्रिकेट को रेगुलेट करता है, और वर्ल्ड लेवल पर आईसीसी। बीसीसीआई की स्थापना उल्टा मैंने लिख दिया ना, यहाँ पर इधर से लिखता तो ठीक रहता। चलिए यहीं पर बता देता हूँ। देखिए, आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी, लेकिन बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई, यूएई में, और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, आईसीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से आते हैं। और बीसीसीआई के जो मुख्य हैं उनका नाम है रोजर बिन्नी, जो बेंगलुरु से आते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में ऑपरेशन सजग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी तट पर इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत 18 सितंबर से की जा रही है। अच्छा, आपने कुछ समय पहले सुना था कि इसी तटरक्षक बल के लिए एक एशियाई एजेंसियों की बैठक का आयोजन तुर्की के इस्तांबुल शहर में किया गया था, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर जो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के डीजी हैं राकेश पाल, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है, और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 25वें डीजी कौन बने हैं, तो राकेश पाल। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांग महाकुंभ का आयोजन किया गया, ठीक है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए ये एक दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित किया गया वाराणसी में। और इसी के तहत एक हिंदी निबंध प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की गई थी तथा 1 से 30 सितंबर के बीच में राजभाषा महीने का आयोजन भी किया गया था, ठीक है। राजभाषा महीना इसलिए क्योंकि 14 सितंबर को अभी मैंने आपको बता दिया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसीलिए ये लोग 1 से 30 सितंबर के बीच में राजभाषा माह भी आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी के बारे में जानते हैं। वाराणसी पवित्र भूमि है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी है, यहीं से वो चुन करके जाते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कुछ समय पहले पीएम मोदी के द्वारा वाराणसी में ही किया गया था। वाराणसी से और डिब्रूगढ़ असम के बीच में एक गंगा विलास नामक नदी क्रूज सर्विस की शुरुआत भी की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और आप याद रखिए, आपने देखा था कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजन किया गया था, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर और नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। तो उसमें से एक शहर वाराणसी भी था, ठीक है। नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कनाडा के राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया है। उनका नाम क्या है? नाम याद रखिएगा, कैमरन मैके। ये काफ़ी चर्चित न्यूज़ है, क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो जो कनाडा है उसके जो राजनयिक हैं वो कैमरन मैके हैं। और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप इनके ऊपर लगा था, यही कारण था कि इनको देश से निष्कासित कर दिया गया है। कनाडा के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी ओटावा है, मुद्रा यहाँ की डॉलर है, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अभी कुछ ही समय पहले आपने कनाडा में देखा था कि जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसके लिए कनाडा में आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। और पिछले साल मैंने आपको बताया था कि कनाडा में दुनिया का सबसे पुराना पानी जो है वो ढूंढा गया था कनाडा में, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जी ने देश के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा 84 कलाकारों को। याद रखिएगा, ये जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, इसके तहत जो अमृत पुरस्कार दिए जाते हैं, इसके तहत उपराष्ट्रपति जी के द्वारा 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। और ये सभी कलाकार 75 वर्षों से ज़्यादा उम्र के हैं और ये वैसे कलाकार हैं जिनको आज तक कोई भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। अच्छा, आपने इसी साल की शुरुआत में आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा आज जुबान फिसल रही है मेरी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 128 लोगों को सम्मानित किया गया था। तो ये जो संगीत नाटक अकादमी है ना, इसके तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों की अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें से अमृत पुरस्कार के तहत 84 लोगों को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ पर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मैं आपको मेंशन किया हूँ, ये बताना चाहता हूँ। याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। वहीं ललित कला अकादमी ये भी नई दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना 1954 में। और भारतीय साहित्य अकादमी ये भी नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना भी 1954 में हुई थी। तो याद रखिएगा, नाटक अकादमी स्थापना 1953 में और कला अकादमी, ललित कला अकादमी 1954 में और भारतीय साहित्य अकादमी 1954 में। याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हम लोगों की साप्ताहिक करंट अफेयर्स की चर्चा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके और इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में इजीली क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करना है और चैनल को ज्वाइन करना है। ये कुछ अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए हुए हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।